हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजधानी अजमेर के कक्षा 10 विज्ञान विषय का मॉडल पेपर नंबर 3 इसको हल करेंगे। ये मॉडल पेपर हैं आपके इस संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और जो एग्जाम में जो पेपर आएगा उस पेपर का जो लेवल होगा उसी लेवल पर है और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं इनमें से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान दें और इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न दे रखे हैं उन सभी को अभी से तैयार कर ले, जिससे हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। चाहे यहाँ से वो ये कि प्रश्न रिपीट होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो हमारी जो आसानी से अपन उसको सॉल्व कर सके, हल कर सके। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, इस प्रकार का आपके पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में और इसमें इस मॉडल पेपर में कुल 23 क्वेश्चन हैं और इसमें जो समय अवधि रहेगी वह 2 घंटे और 45 मिनट का है और जो हमारा जो पूर्णांक है वह पूर्णांक आपका रहेगा 80 नंबर का। और देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। तो विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। सबसे पहले हमें अब प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिनके अंतरिक्त खंड है अथवा खंड वाइज प्रश्न दे रखे हैं, अ खंड, ब खंड, स खंड और द खंड। यानी खंड का उत्तर आपको खंड अ के अंदर लिखना है, ब के अंदर ही लिखना है। यानी खंड का उत्तर आपको दूसरे खंड में नहीं लिखना, उसी खंड में लिखना है। उसके साथ में 17 से 23 तक प्रश्न हैं, वो हमारे हैं आंतरिक विकल्प वाले अथवा में प्रश्न दे रखे हैं 17 से 23। उनमें से आपको एक ही प्रश्न करने हैं, दोनों नहीं करने हैं। दोनों करने पर जो कॉपी जांचने वाला होगा वो दोनों ही गलत कर देगा। तो देखिए, खंड अ की शुरुआत करते हैं और खंड अ के अंदर आपके 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, इन निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी विकल्प, पहला प्रश्न है विकल्प आधारित है। पहला है एटीपी तथा NADP2H का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं ये? तो ये इसका राइट आंसर है, वह हमारा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर देते हैं। दूसरा है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य के अंदर दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या वो 20 होती है। और कुल दांतों की संख्या पूछा जाए तो कुल दांतों की संख्या आपके 32 होती है, आप ध्यान रखिएगा। फिर अनुकंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकंचन गति है वह सुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है। तीसरे का है वह राइट हो जाएगा। सुई मुई का पौधा होता है उस पर अनुकंचन गति प्रमाणित की जाती है, तो ये याद रखना है, सुई मुई का पौधा। चौथा प्रश्न हमारा है, चौथे प्रश्न में पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक हैं। ये किसका सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। ये पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए सहायक माना जाता है। पांचवा है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो कांच में जो प्रकाश का वेग होगा जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसका जो वेग होता है वह वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये इसका वेग होता है, यानी इसका भी है वो राइट हो जाता है। उसके बाद में छठा प्रश्न है, छठा है, कोई किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तब अपवर्तन कोण माना जाता है। तो इसका अपवर्तन कोण कितना माना जाएगा? तो इसका 0 डिग्री माना जाएगा, यानी इसका ब है वो राइट हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? 7वां प्रश्न है। टंगस्टन का गलनांक होता है वह होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति कहते हैं। आप सभी को पता होगा कार्य करने की दर होती है वह शक्ति कहलाती है। पश्चिम की ओर अप्रक्षित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह होती है ऊपरी मुखी दिशा होती है, यानी इसका द राइट है नंबर का। 10वां प्रश्न है, CuSO4 प्लस Zn, इसके बाद ZnSO4 और Cu, इसका जो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया मानी जाती है आपके विस्थापन अभिक्रिया मानी जाती है, यानी ब इसका राइट आंसर है। अम्ल क्या है? अम्ल कैसे होते हैं? तो अम्ल है वह स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, कड़वा, यानी इसका राइट आंसर माना जाएगा। 12वां है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहेंगे एनोडीकरण कहते हैं, यानी इसका भी है वो राइट है। एनोडीकरण कहते हैं, मोटी परत चढ़ती है उसको एनोडीकरण कहते हैं।
फिर अखंड का दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। रिक्त स्थान वाला प्रश्न है हार्मोन रिक्त स्थान ग्रंथि से स्रावित होते हैं। हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये जिस ग्रंथि से स्रावित होते हैं उस ग्रंथि को कहते हैं अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। इसको याद कर लीजिए, अधिवक्र ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन रिक्त स्थान में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पत्तियों में। पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है, ध्यान रखिए, पत्तियों में। तीसरा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये दिया था चार्ल्स डार्विन था, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत को दिया था कि प्राकृतिक का चयन किसका सिद्धांत है, वह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अभी से याद कर दीजिए, रट लीजिए इसको, चार्ल्स डार्विन, ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलना है। चौथा प्रश्न है 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को कहेंगे उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे 200 से अधिक वर्षा होती है, सेमी वर्षा होती है, उसको उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, ध्यान रखना है, 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले स्थान को कहेंगे उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा अगला है 5वां 2D समता वाले लेंस का फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वह होगी 0.5 मीटर। 0.5 मीटर हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। उसके बाद में किसी बल्ब में 220 वोल्टेज की पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? और फिलामेंट का प्रतिरोध होगा आपके 110 ओम होगा। यहाँ पे जो फिलामेंट का जो प्रतिरोध माना जाएगा वह माना जाएगा 110 ओम माना जाएगा। 110 ओम फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। अगला प्रश्न है तीसरा खंड का तीसरा प्रश्न शुरू होता है और तीसरा प्रश्न कहता है अति लघुरात्मक प्रश्न है। एक शब्द यहाँ एक पंक्ति में उत्तर देना है। रंध्रों के 2 कार्य लिखिए। तो सुनिए, रंध्रों के 2 कार्य कौन कौन से महत्वपूर्ण है। पहला तो है रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होते हैं। और दूसरा नंबर 2 है वाष्पोत्सर्जन के दौरान सभी जल वाष्प रंध्र से होकर बाहर निकलते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य इसका है, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दूसरा है जीवन के अनुसरण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन के अनुसरण के लिए जो प्रक्रम होते हैं उनको ध्यान से सुन लीजिए। एक तो हमारा होता है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। ये महत्वपूर्ण है, प्रक्रम माने जाते हैं। 4 प्रकार के हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा है उत्सर्जन, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है तीसरा है एक तालाब की आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो तालाब में शाकाहारी मछलियां भी होती है, मेंढक भी पाए जाते हैं जो केवल शैवाल और पौधों का भक्षण करते हैं। और उसी के साथ में तालाब में दूसरी प्रकार की मछलियां होती है जो मांसाहारी होती हैं। जैसे मांसाहारी मछलियां, केकड़े एवं जलीय सर्प हैं, वो जीवों का भक्षण करते हैं। इस प्रकार की ये तालाब की श्रृंखला पाई जाती है तालाब के अंदर। चौथा प्रश्न ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के उदाहरण दीजिए। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन कौन से हैं जिनका हम नवीनीकरण स्रोत मानते हैं? वो है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत माने जाते हैं। यानी चौथे का ये प्रश्न उत्तर होगा कि सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, जल ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद में 5वां प्रश्न ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोतों से आप अनवीनीकरण स्रोत कौन से ऊर्जा के? तो ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत उनको कहेंगे ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका भंडारण सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त होते जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इनके भंडार वो सीमित हैं और इनको हम अनवीनीकरण स्रोत मानते हैं। अगला प्रश्न है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो इसमें 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जूल ऊर्जा दी जाती है 6 वोल्ट की बैटरी पर। उसके बाद 7वां है किसी परिनालिका के बीच सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह एक समान होगा। सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। ये 7वें का उत्तर है। 8वां है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह कंपास के सुई के दक्षिणी ध्रुव की ओर हमेशा होती है। कंपास में जो कंपास के अंदर सुई होती है वह दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच स्केल पर क्या मान दिखाता है? सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वह पीएच स्केल पर मान दिखाता है 14।
14 मान दिखाता है, 14। उसके बाद में अगला 10वां, हमारा शरीर कितने पीएच पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर है वह कितने पीएच पे कार्य करता है? तो 7.0 से लगा के ये 7.8 पीएच पारस पर कार्य करता है, यानी 7 से 8 तक कार्य करता है हमारा शरीर। 11वां है, किसकी पीएच अधिक होती है? पहले में रक्त अथवा आशुद्ध जल, या दूसरा है जठर रस अथवा नींबू का रस। इनमें से सबसे अधिक पीएच होती है, एक तो होती है आपके रक्त की, एक तो होती है रक्त की सबसे अधिक पीएच होती है, और साथ में दूसरा होता है जठर की। रक्त की पीएच मान अधिक होता है और जठर रस का पीएच मान अधिक होता है, यानी दोनों इसमें से पहले वाला दो लिखे हुए हैं, रक्त और जठर ही सही है। मुंह में दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? क्षय बनना, तो मुंह के अंदर जो दांतों का क्षय बनना प्रारंभ हो जाता है जब इसका पीएच मान कितना होगा? 5.5 से कम होता है, तब मुंह के अंदर दांतों का जो मुंह क्षय है वह बनना शुरू हो जाता है। 5.5 से कम होना चाहिए, तब वो शुरू हो जाता है। अगला है देखिए चौथा प्रश्न और खंड ब, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंडों का उपयोग करेंगे? यदि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीवों को उसके अंदर उपस्थित जीवन से तुलना करते हैं, पहचानते हैं। इसका ये उत्तर हो जाएगा। पहलवान की संतान प्राय पहलवान नहीं होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। पहलवान की संतान प्राय पहलवान नहीं होती हैं, इसका प्रमुख कारण यह है कि माता पिता के वे लक्षण संतानों में आ सकते हैं जो इनके युग्मों के गुणसूत्रों में जीन्स के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उनके कारण होता है। उसके बाद में जीवाश्म में आयु निर्धारित की विधियां, जीवाश्म होते हैं उनकी आयु की निर्धारित करने में रेडियो कार्बन पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसमें C12 और C14 का प्रयोग करते हैं, इससे मापा जाता है। C12 और C14 कार्बन पद्धति से मापा जाता है। बाजार में खरीदारी करते समय प्लास्टिक की थैलियों की अपेक्षा कपड़े की थैली क्यों लाभप्रद है? बाजार में जो प्लास्टिक की थैली आती है उनसे अपेक्षा कपड़े की थैली क्यों उपयोगी है, उसका लिखना उत्तर में। वायु की अपेक्षा जल और कांच के आवर्तांक 4/3 है, तथा जल का कांच के सापेक्ष आवर्तांक ज्ञात कीजिए। नंबर है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए के साथ इसे वैद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के साथ लाभ क्या है? निम्न परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ दे रखा है, इसकी आई का मान ज्ञात करना है। इसमें 2 एम्पियर है, 2 ओम है, 2 एम है ना, और 2 वोल्टेज दे रखे हैं। 11 आपके घर के कुल विद्युत उपकरणों की शक्ति 5 किलोवाट है। यदि आपके घर की विद्युत आपूर्ति 200 वोल्ट है तो आपके घर के अंदर मेंस फ्यूज तार की रेटिंग यानी धारा का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, वो ज्ञात करना है। 12 पौधे पर लगे अंगूरों के किवर्ण क्रिया नहीं होती हैं, जबकि पौधों से अलग होने पर उनका किवर्ण किया जाना संभव है। वे कौन सी विधि है जो अंगूरों का किवर्ण होता है? बताओ। एक भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन है, बताइए। 13वां है टिप्पणी कीजिए, संसारण क्या है और विसंगतता क्या है। 14 है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है और जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है, जो ऊष्मा का कुचालक होती है। इस पे हमें टिप्पणी लिखनी है। 15वां है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं, इनकी परिभाषा लिखनी है। 16वां है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। नाइट्रिक अम्ल में डुबोने पर एनिमिलिन की सक्रियता कम हो जाती है, व्याख्या करनी इसकी। दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, उसमें लिखना है। और सखंड है दृक उत्तरीय प्रश्न 17 से 20, इनकी शब्द सीमा 100। 17वां प्रश्न है गैसों के विलयन के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिलक्षित किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। इसी के अथवा मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, वर्णन करना है इसका। 18 प्रश्न है मटर के उन 2 स्थूल रूप में दिखाई देने वाले लक्षणों की सूची बनाई जिनका अध्ययन मेंडल ने अपने प्रयोगों में किया था। मेंडल द्वारा प्रयोग की कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। अथवा में यदि हम शुद्ध लंबे प्रभावी मटर के पौधे का संचरण शुद्ध बोने अप्रभावी मटर के पौधों पर कराएं तो F1 पीढ़ी के नमूने पौधे प्राप्त होते हैं। यदि हम F1 पीढ़ी के मटर के पौधों को प्राप्त हो तो ये है F1 पीढ़ी के पौधे कैसे दिखते हैं। दूसरा है F2 के पीढ़ी के पौधे और बौने पौधे में क्या अनुपात है। ये पौधों पर प्रकार कारण से उल्लेख कीजिए। F1 पीढ़ी में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ F2 पीढ़ी में दृष्टिगोचर हो गए हैं। 19वां है किसी धारावाही वर्ताकार पास लूप के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पास के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खींचिए। दूसरा इसी का इस पास के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम का नाम लिखिए और इस नियम का उल्लेख कीजिए।
3 नंबर का है ये। और इसी के तमाम दे रखा है, पहला चुंबकीय क्षेत्र के किसी धारावाहिक चुंबकीय चालक द्वारा लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने वाले नियम बताइए। ये बल कैसे कार्य करता है, कैसे प्रभावी होता है। ए है, धारा के प्रवाह को दुगुना किया जाए तो क्या होगा। और बी है, जब धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, विद्युत मोटर के झटके को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, उसका लिखना है। 20वां है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधता से बचने के लिए क्या किया जाए। दूसरा है, CuO प्लस H2O बराबर बना है CuH2O। उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का चयन हो रहा है, इसका अपचयन लिखना है। और इसी के तमाम दे रखा है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। और फिर खंड द शुरू होता है। खंड द के अंदर क्या दे रखे प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न दे रखे हैं खंड के अंदर, द के अंदर, और इसके जो शब्द सीमा वो 250 है। 21वां प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच संचार के साधन के रूप में विद्युत आवेग की तुलना में रासायनिक संचरण बेहतर क्यों होता है। इसी का दूसरा है, अनुवर्ती गति क्या है, अनुकुंचन में स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा देखा, हार्मोन नियमन की पूर्ण भ्रमण प्रक्रिया क्या है, और इस परिघटना की व्याख्या का उदाहरण दीजिए। दूसरा, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर कार्य कीजिए। ऑटोमेटिक्स और पोलोटिक्स, मिश्रित तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, एल्टीकोरोनिन, वसोपेसिन, प्रेरक तंत्रिका, सहचरी तंत्रिका, फिरामोन्स और फिरोजेन। और लास्ट 22वां प्रश्न है, 22वां, जब दर्पण का नाम बताइए जो बीम अथवा का सीधा अथवा आवर्धित प्रतिबिंब होता है। दूसरा है, इसी का 22वें का, 5 सेमी लंबाई का कोई बीम 30 सेमी वृत्ताकार त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रकृति आकार लिखिए। इसी का तमाम दे रखा, पहला 22वें के कि निम्न स्थितियों में उपयुक्त दर्पण का प्रकार बताना है। किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट। दूसरा है, सौर भट्टी। अपने उत्तर का सही कारण की पुष्टि करनी है। और इसी के 23वां दे रखा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होने लगता है, इसका कारण बताना है। इसी के संबंधित 3-4 प्रश्न भी दे रखे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय धन्यवाद।